नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, मैंने जैसे ही बताया कि हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। जैसे हमने पहले परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ा, फिर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, फिर उसके बाद हमने व्यवस्था सिद्धांत देखा, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत देखा। पिछली वीडियो में हमने शक्ति देखा, और शक्ति, सत्ता और वेदता को तो वैसे भी जोड़कर ही देखना चाहिए, तभी थोड़ा समझ आता है। तो सत्ता की अवधारणा हम आज उस वीडियो में सत्ता पर विश्लेषण करेंगे। तो सत्ता क्या है, पहले हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता की अवधारणा है क्या। मित्रों, सत्ता, ऑथोरिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसके बारे में मैं पहले मोटा मोटा आपको समझाता हूँ, फिर हम पीपीटी किट के माध्यम से टू द पॉइंट पढ़ेंगे। पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली बेटा, जब शक्ति में वेदता जुड़ जाती है, जो पावर होती है उसमें वेदता जुड़ जाती है, तो वो सत्ता बन जाती है। जब शक्ति में वेदता नहीं जुड़ी तो सत्ता नहीं कहलाएगी। सिंपल शक्ति है तो आप जैसे एक व्यक्ति बेसिकली क्या करता है, वैसे कहता है मेरे अंदर ये पावर है, मेरी भी पावर है, तो मैं इतने लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, तो वो शक्ति है। लेकिन जैसे जनता उसको स्वीकृति प्रदान कर देती है, चुनाव के माध्यम से इसे एमपी एमएलए बना देती है, तो फिर उसके बाद वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो दैट इज द पावर। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके में जनता की स्वीकृति मिलने के बाद वो क्या बन जाता है, पावर। यानी कि किसी भी तरीके से हम वेदता हासिल कर लें, या तो कानून के माध्यम से या संस्था के माध्यम से, किसी भी सरकारी संस्था के माध्यम से, तो शक्ति प्राप्त करने की, तो वो क्या बन जाती है, सत्ता। तो सत्ता में शक्ति और वेदता दोनों का सम्मिलन होता है। तो ये जो सत्ता की अवधारणा है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक रिहोट्रिक में इसकी चर्चा की थी, सत्ता पर बल दिया था। फिर मध्ययुग में आते हैं तो हमें मार्सिडियो पाडुआ जैसे विचारक, दांते अलघीरा जैसे विचारक भी सत्ता की बात करते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं जन स्वीकृति पर ही आधारित शासन होना चाहिए। तो उसके बाद आधुनिक युग में भी सत्ता का बहुत विश्लेषण हुआ और बहुत सारे थिंकरों ने किया, लेकिन सत्ता की जो अवधारणा का विश्लेषण राजनीति विज्ञान के साथ साथ कि बेसिकली लोक प्रशासन में भी हुआ, और इसका अधिकांश अध्ययन लोक प्रशासन से जुड़े हुए विद्वानों ने ही किया है। सिंपल मैक्स वेबर जो काफ़ी हद तक सत्ता का विश्लेषण करते हैं, तो वो बेसिकली सत्ता के वही 3 प्रकार बताते हैं: परंपरागत सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता और करिश्माई सत्ता। और जो नौकरशाही की अवधारणा है वो कानूनी तर्कसंगत सत्ता से जुड़ी हुई है। विभिन्न लोक प्रशासन के विद्वानों ने सत्ता के 3 सिद्धांत दिए थे। सत्ता के 3 सिद्धांत कौन से दिए थे, मैं एक बार मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला बेसिकली उन्होंने सिद्धांत दिया आदेश देने का सिद्धांत। सत्ता का एक सिद्धांत है आदेश देने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता उच्च में निहित रहती है और सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि पद सोपान क्रम में होता है। सत्ता सबसे बड़े उच्च अधिकारी में नियुक्त रहती है, फिर उसका प्रभाव नीचे की ओर होता है। तो ये अवधारणा के अनुसार सत्ता कहाँ निहित रहती है, उच्च में, और अधीनस्थ उसके बाद धीरे धीरे अधीनस्थ की ओर प्रभावित होती है। तो अधीनस्थ का काम तो आदेशों की पालना करना ही है। इस सिद्धांत, ये बेसिकली सिद्धांत पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, अनुशासन, ऐसे नियमों को स्वीकार करता है। और लोक प्रशासन के अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत पर अपनी स्वीकृति दी। लूथर गुलेक, उर्विक, मोनेरेले, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर भी यहीं से जुड़े हुए हैं। मैक्स वेबर भी मानते हैं कि सत्ता उच्च में निहित होती है, नीचे की ओर उसका प्रभाव होता है। फिर दूसरा एक सिद्धांत और आया, वो भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कि सत्ता जो है वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर है, अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर है। तो बेसिकली स्वीकृति पर जो निर्भर करते हैं उसमें चेस्टर बर्नार्डे, मैकग्रेगर जैसे विद्वान हैं। चेस्टर बर्नार्डे तो एक किताब भी लिखते हैं, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस किताब में वो उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना भी प्रस्तुत करते हैं, और उस उदासीनता के क्षेत्र में कहते हैं सत्ता तो अधीनस्थ में निहित रहती है, लेकिन जो उच्च अधिकारी रहता है वो कहीं ना कहीं उदासीनता के क्षेत्र का फायदा उठाता है और सत्ता का प्रयोग कर जाता है। तो उदासीनता का क्षेत्र क्या है वो भी मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। उदासीनता का क्षेत्र है जहाँ
बेसिकली नियम कानून स्पष्ट नहीं रहते, कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ स्पष्ट नहीं होता कि उच्च को क्या करना है, अधीनस्थ को क्या करना है, तो वहाँ उच्च बोलता है ये तो भाई आपको मानना पड़ेगा। तो ये उदासीनता का क्षेत्र है, यानी कि अस्पष्टता का क्षेत्र है। इसी का लाभ कहीं ना कहीं उठाकर आदमी कर जाता है। जैसे सिंपल घर में कि माता पिता का काम क्या है, सारे काम करना, सारे सफाई करना, ये करना, कमाना, ये सारे काम, सब्जी लाना, ये माता पिता काम। बच्चों के हिस्से में तो 3 ही काम आते हैं, पढ़ाई करना, खाना खाना और सोना। लेकिन कई बार माता पिता बोलते हैं बच्चों सब्जी ले आना, तो सब्जी लाना तो भाई आपका काम है, हमारे से क्यों करा रहे, लेकिन अस्पष्टता है इसलिए अनेक बार करा लिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, स्पष्टता उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना भी देता है। तीसरा एक संयुक्त सत्ता का सिद्धांत भी है। संयुक्त सत्ता के सिद्धांत में कहते हैं सत्ता का प्रयोग उच्च अधीनस्थ मिलकर करते हैं। MP फोलेट बेसिकली ये सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। एल्टन मेयो भी इसका कहीं ना कहीं समर्थन करता है। तो MP फोलेट और एल्टन मेयो इस श्रेणी में आते हैं। चेस्टर बेनेट मैकग्रेगर, तो हर्जबर्ग, ये सब स्वीकृति के सिद्धांत पर बल देते हैं। और MP फोलेट और एल्टन मेयो ये संयुक्त सत्ता की बात करते हैं। मित्रों एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि वास्तव में सत्ता की अवधारणा संप्रभुता की अवधारणा से भी जुड़ी हुई है, लेकिन सत्ता की अवधारणा राजनीतिक संप्रभुता के निकट है। किसके निकट है? राजनीतिक संप्रभुता के। संप्रभुता तो जानते हैं राज्य का अनिवार्य तत्व है, तो सत्ता की अवधारणा कहीं ना कहीं किसके निकट है? राजनीतिक परुसत्ता के निकट है। अब हमने ये बेसिक पॉइंट पढ़े सत्ता के, तो बेसिकली नौकरशाही किससे संबंधित है? कानून तर्कसंगत सत्ता से। अब हम बिल्कुल टू द पॉइंट सत्ता के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम सत्ता में क्या क्या अध्ययन करेंगे इस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हम सत्ता की भूमिका पर चर्चा करेंगे, फिर परिभाषा पर चर्चा करेंगे, फिर सत्ता के स्रोत क्या क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर सत्ता के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे, फिर सत्ता व परुसत्ता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, फिर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे शांतिपूर्वक सारी चीज़ों को देखना है और आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। कुछ सत्ता बहुत खतरनाक नहीं है। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि शक्ति में जब वैधता मिलती है तो सत्ता बन जाती है, कि शक्ति सिंपल का मतलब कुछ नहीं रहता। राजनीति विज्ञान में जब जब जनता की स्वीकृति नहीं मिलती तो लोकतंत्र में उसका बिल्कुल महत्व नहीं रहता। लोकतंत्र में सत्ता का ही प्रयोग होता है, शक्ति का प्रयोग नहीं होता। लोकतंत्र में बेसिकली जो है सत्ता का ही प्रयोग किया जाता है, सत्ता ही महत्वपूर्ण है। शक्ति को वैधता मिलना आवश्यक है, तभी वो काम कर पाएगी, नहीं तो वो फिर क्या है कि वो उसका कोई वास्तविक मतलब नहीं रहता, राजनीति शास्त्र में भी और मानव समाज में भी। अब हम सबसे पहले की भूमिका पर चर्चा करते हैं कि बेसिकली आपको ध्यान है कि सत्ता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ओक्टो रिटास से हुई थी, जिसका अर्थ है बढ़ाना। क्या बढ़ाना? शक्ति में वृद्धि करना। वास्तव में जब शक्ति में वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता बन जाती है और शक्ति में कहीं ना कहीं वृद्धि भी हो जाती है। कि जो आदमी की शक्ति रहती है जब जनमत उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है तो शक्ति में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि बेसिकली जब शक्ति में क्या मिल जाएगी? वैधता, तो वृद्धि हो जाएगी। तो लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से उत्पत्ति हुई है ऑथोरिटी शब्द की, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है शक्ति और वैधता इक्वल टू सत्ता होती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अब फिर बता रहा हूँ कि बेसिकली ध्यान रखना कि शक्ति में वैधता मिलेगी तो क्या बनेगी? सत्ता। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जो रिहोट्रिक लिखी थी उसमें सत्ता का विश्लेषण किया था। आधुनिक युग में मैक्स वेबर जैसे विद्वान, हेनरी फ्यूल जैसे विद्वान सत्ता का विश्लेषण करते हैं और मेनली लोक प्रशासन के अधिकांश विद्वान इसका विश्लेषण करते हैं। हेनरी फ्यूल हो, मोनेरोले हो, चेस्टर बर्नार्डे हो, MP फोलेट हो, और चाहे एल्टन मेयो हो, चाहे मैकग्रेगर हो, हर्जबर्ग हो, रेंसिस लिकट हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं सत्ता का विश्लेषण करते हैं। अब इसके बाद मित्रों हम आगे सत्ता की परिभाषाएं भी देखने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हेनरी फ्यूल आता है। हेनरी फ्यूल शास्त्रीय जो शाखा है उसके साथ जुड़ा हुआ था कि शास्त्रीय शाखा क्या है बेसिकली लोक प्रशासन में, कि शास्त्रीय शाखा मानती है कि जो सत्ता का केंद्र है उच्च में निहित रहता है, सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये शास्त्रीय शाखा है। एक्चुअली मित्रों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, लोक प्रशासन में 3 शाखाएं थी थिंकरों की, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली शाखा जो है वो बेसिकली मानती है सत्ता का केंद्र उच्च में रहता है, जिसको परंपरागत शास्त्रीय शाखा कहते हैं। शास्त्रीय शाखा ये कहती है सत्ता उच्च में निहित रहती है, सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे तक होता है। ये बेसिकली पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन, आदेश देने का सिद्धांत,
तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इनमें बेसिकली आस्था रखती है और कहती है संगठन के नियम कठोर होने चाहिए, संगठन के नियमों पर ही ज़्यादा बल देते हैं, तो वो नियमों के अनुसार ये काम करना। जैसे हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 नियम बताए, तो इस तरीके से काम करने पर भी बल देते हैं। तो बेसिकली ये शास्त्रीय उपागम है, तो हेनरी फ्योल इसी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे दूसरा स्वीकृति सिद्धांत है, जिससे चेस्टर बर्नार्डे वगैरह जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सत्ता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। तीसरी जो शाखा है वो एमपी फोलेट की है, जो कहते हैं कि सत्ता के लिए उच्च और अधीनस्थ दोनों की सहमति जरूरी है, दोनों का महत्व है। तो हेनरी फ्योल तो परंपरागत शाखा से ही है। ये कहते हैं सत्ता आदेश देने का अधिकार और लागू करने की शक्ति है। सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार और लागू कराने की शक्ति। इसमें अधीनस्थों की स्वीकृति को ये महत्वपूर्ण नहीं मानते। रॉबर्ट बायस्टैड क्या कहते हैं? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है? संस्थागत। बीच कहता है, बीच एक थिंकर है, अन्यों के कार्य के निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। फिर ये हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन भी कहीं ना कहीं की आधुनिक शाखा से आता है। तो बेसिकली ये कहता है सत्ता दूसरे के कार्य को निर्देशित करने की शक्ति है, जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये दोनों बातें करता है। ये देखिए इसकी परिभाषा में, दूसरे के कार्यों को निर्देश करना यानी कि उच्च का काम, और अधीनस्थों द्वारा स्वीकृति का मतलब अधीनस्थ का काम। तो ये दोनों के समन्वय पर कहीं ना कहीं बल देता है हर्बर्ट साइमन। तो इसकी परिभाषा में भी स्पष्ट हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन्होंने किताब भी लिखी थी, और उसमें बेसिकली ये इन्होंने कहा था, अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपको ध्यान है। तो बेसिकली हम आगे देखेंगे भी इसका अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत। तो परिभाषा में दोनों तत्व हैं इसका, उच्च द्वारा अधिकार देना और अधीनस्थों द्वारा स्वीकार करना। अब हम आगे देखते हैं सत्ता के स्रोत क्या क्या हैं। पहला सत्ता का स्रोत है औचित्यपूर्णता, वेदता, कि बेसिकली सत्ता उसी के लिए बनती है जब कार्य उचित हों। अनुचित कार्यों के लिए सत्ता नहीं मिलती। आप कहीं किसी को मारना है, इसके लिए मुझे सत्ता मिल जाए, नहीं। आपको किसी न किसी उचित कार्य का नाम लेकर जीवित रहना होगा, सत्ता का प्रयोग करना होगा, तभी सत्ता का आधार बन पाएगा। फिर अधीनस्थों की प्रकृति, अधीनस्थ कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से सत्ता की परंपरावादी हैं तो आपको परंपरागत सत्ता का प्रयोग करना होगा, पढ़े लिखे होंगे तो कानूनी तर्कसंगत का प्रयोग करना होगा। तो अधीनस्थों की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही सत्ता उस पर निर्भर करेगी। पर्यावरण का दबाव, कि बेसिकली चारों तरफ पर्यावरण है, आम जनता है, समूह हैं, दूसरे देश हैं, उस हिसाब से भी सत्ता का बेसिकली स्रोत निर्धारित होता है कि सत्ता हम किस प्रकार की अपनाएं। विभिन्न प्रकार के दंड विधान क्या हैं, कि दंड कानून क्या है, उस हिसाब से सत्ता निर्धारित होती है। संविधान भी सत्ता का स्रोत होता है। जैसे सिंपल हमारे लिखा है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण रूप से संपन्न, तो हमारे यहाँ अंतिम शक्ति जनता में निहित है। संविधान सत्ता का स्रोत है। तो संविधान कहीं ना कहीं हमें शक्तियाँ प्रदान करता है कि विधायिका की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्तियाँ ये, राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये, पूरा इसमें विवरण रहता है। राज्यों की शक्ति ये, मुख्यमंत्री की शक्ति है, राज्यपाल की है। तो संविधान शक्तियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है प्रत्योजित अधिकार। प्रत्योजित क्या होता है? उस द्वारा अधीनस्थ को सौंपने का अधिकार। तो ये भी प्रत्योजन भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बेसिकली अनुच्छेद 258 में प्रावधान भी है भारतीय संविधान में कि बेसिकली केंद्र सरकार अपने कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है। तो वहाँ राज्य सरकार के पास शक्ति आ जाती है। इसे कहते हैं प्रत्योजित अधिकार। प्रत्योजन का मतलब क्या होता है? उस द्वारा अधीनस्थ को अपने शक्तियाँ व कार्य सौंपना प्रत्योजन कहलाता है। फिर जनमत जिस पर स्वीकृति दे देती है तो वो फिर सत्ता बन जाती है। कोई भी कार्य है जिस पर जनमतता की स्वीकृति मिल जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। इस प्रकार सत्ता के अनेक स्रोत हैं, औचित्यपूर्णता, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरण का दबाव, दंड विधान, संविधान, प्रत्योजित अधिकार और जनमत। तो मित्रों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं सत्ता के प्रकार। विभिन्न विद्वानों ने सत्ता के प्रकार बताए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रकार बताए मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर सत्ता के 3 प्रकार बताता है कि परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो मित्रों आपको ध्यान भी है, मैक्स वेबर जर्मन के थे, जर्मनी विद्वान थे, पूंजीवादी विचारक थे, पूंजीवाद का समर्थन भी करते हैं। तो ये बेसिकली 3 प्रकार की सत्ता बताते हैं। कौन कौन सी? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता, यानी कि संविधान पर आधारित सत्ता। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये कानूनी तर्कसंगत सत्ता को मानते हैं और कहते हैं कि कानूनी तर्कसंगत सत्ता से संबंधित है नौकरशाही। फिर ये नौकरशाही का गहन अध्ययन करते हैं और नौकरशाही का आदर्श मॉडल भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।
तो अब हम मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि मैक्स वेबर क्या क्या कहता है। मैंने बताया कि मैक्स वेबर जर्मन विचारक थे, पूंजीवादी विचारक थे। वो कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हैं, पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, और उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसमें नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया था, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। 1904-5 की लिखी हुई किताब है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1904-5। इस किताब में वो मार्क्स की आलोचना करते हैं। कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। आपको ध्यान है, मार्क्स ने बेसिकली आधार रचना की बात की थी, और उसने कहा था कि समाज का आधार अर्थव्यवस्था है, और जो अर्थव्यवस्था ही पूरे समाज का निर्धारण करती है। जिसका अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा वही शक्तिशाली बनेगा, वही शोषक वर्ग बनेगा। जब अर्थव्यवस्था पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा तभी कहीं ना कहीं शोषण समाप्त होगा, ऐसा मार्क्स ने कहा था। ये कहता है कि वास्तव में समाज का आधार अर्थव्यवस्था नहीं है, प्रभुत्व प्रणालियाँ। कौन कहता है? कि बेसिकली मैक्स वेबर। क्या मानता है? समाज का आधार किसको कहता है? प्रभुत्व प्रणालियों को। पहला तो मार्क्स में ये चेंज करता है और मार्क्स की आलोचना करता है। दूसरा, मार्क्स ने कहा था राजनीति का आधार वर्ग है। क्या है? वर्ग। क्लास बताया था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषक और शोषित, हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात की थी। तो ये कहता है कि राजनीति का आधार वर्ग नहीं है, नौकरशाही है। फिर ये नौकरशाही की अपना नौकरशाही का आदर्श सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं भी बताता है। संविधान का कठोर रूप से पालन करना, निश्चित कार्यकाल होना, निश्चित वेतनमान होना, पद सोपान होना, बेसिकली पद सोपान के नियमों का पालन करना, उत्तरदायित्व के नियमों का पालन करना, व्यक्ति और पद के बीच में अलगाव होना। व्यक्ति और पद के बीच में अलगाव का मतलब है व्यक्ति को सलाम होगा, कुर्सी को नहीं। कि कोई भी व्यक्ति तब तक पावरफुल है जब तक कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, कुर्सी से हटा तो उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा बेसिकली कहते हैं व्यक्ति और पद के अलगाव के बीच में। यानी कि हमें कुर्सी को सलाम करना है, जो कुर्सी पे बैठा है उसको सैल्यूट करना है, और वो कुर्सी पे नहीं है, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसकी कोई शक्ति नहीं है। ये बेसिकली कहते हैं। फिर एकल कार्य, कहते हैं कि एक ही कार्य करना चाहिए नौकरशाह को, 20 कार्य नहीं करने चाहिए। ये नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया था। चाहे ब्रिटिश नौकरशाही हो, चाहे बाकी अन्य यूरोपीय देशों की नौकरशाही हो, कहीं ना कहीं मैक्स वेबर के मॉडल पर ही आधारित है। यहाँ तक कि चूंकि हम भी ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे, तो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और हमारे यहाँ भी लंबे समय से नौकरशाही का जो मॉडल है वो मैक्स वेबर पर ही आधारित है, आदर्श मॉडल। आज भी हमारे यहाँ वही पहलू लाए जाते हैं। इसलिए नौकरशाही की जो है स्थितियाँ हमारे देश में भी लगभग ऐसी हैं। तो ये मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया। नौकरशाही की जो अवधारणा है वो कानून तर्कसंगत सत्ता से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्स वेबर इसका आदर्श सिद्धांत भी देता है, ये किताब भी लिखता है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और मार्क्स की आलोचना भी करता है, और कहता है कि मार्क्स ने कहा था समाज का आधार अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था नहीं है, कहता है प्रभुत्व प्रणालियाँ हैं। फिर मार्क्स ने कहा था राजनीति का आधार वर्ग है, ये कहता है नहीं, नौकरशाही है। फिर नौकरशाही के अपने आदर्श सिद्धांत की विशेषताएं बता देता है। संविधान का कठोर रूप से पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, पद सोपान का पालन करना चाहिए, उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए, नियंत्रण के क्षेत्र के नियम का पालन करना चाहिए, प्रत्योजन का पालन करना चाहिए। तो जो सिंपल हैं वो सारे संरचनात्मक नियम, संगठन के नियम की सबकी बात कर देता है। तो ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं मैक्स वेबर बता देते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली चीज पर, सत्ता के सिद्धांत पर। मित्रों, मैंने आपको 2 बार बता दिया कि सत्ता के जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के विचारकों के साथ जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन के जो विचारक हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के कहीं ना कहीं सत्ता के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। पहला, परंपरागत सत्ता का सिद्धांत। परंपरागत सत्ता के सिद्धांत के अनुसार सत्ता उच्च में निहित रहती है। कहाँ निहित रहती है? उच्च में, और इसका प्रभाव नीचे की ओर होता है। तो नीचे की ओर होता है, सत्ता उच्च में केंद्रित रहती है, नीचे की ओर प्रभाव होता है। और ये बेसिकली इस प्रकार के जो सत्ता में आस्था रखते हैं, परंपरागत सत्ता में, वो पद सोपान, अनुशासन, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, इन सभी नियमों की बात करने की विश्वास करते हैं। निर्देश की एकता का मतलब तो चीफ एक होना चाहिए संगठन का। आदेश की एकता का मतलब है हमें जस्ट अपने ऊपर वाले अधिकारी के आदेशों की पालन करनी चाहिए। पद सोपान का मतलब है कि हमें कि पदों के जो सोपान हैं उन्हें कर्मानुसार ही उनके व्यवस्था को अपनाना चाहिए। कि बेसिकली जैसे सिंपल है कि एसपी साहब हैं, फिर एडिशनल एसपी साहब हैं, फिर डीवाईएसपी साहब हैं, फिर एसएचओ साहब हैं। तो कहते हैं कि पद सोपान के नियमानुसार एसएचओ को डीवाईएसपी से संपर्क करना चाहिए, डीवाईएसपी को एसपी से, और एसपी को एसपी से।
एसएचओ को डायरेक्ट एएसपी या एसपी से संपर्क नहीं करना चाहिए। पद सोपान का मतलब ही यही है कि उसमें कर्मानुसार सारे कामों का नियंत्रण किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो पद सोपान अनुशासन, कठोर रूप से अनुशासन का पालन। नियंत्रण के क्षेत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल क्षमता रहती है वो सीमित रहती है, वो सीमित संख्या में ही अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अधीनस्थों की संख्या सीमित ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रत्योजन का अर्थ तो मैंने आपको भी बताया था, उस द्वारा अधीनस्थ को अपनी शक्तियाँ सौंपना। तो इस प्रकार से ये सारी संगठन में इन विशेषताओं पर बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लूथर गुलिक जैसे संगठन के 10 नियम बताते हैं, और विक 8 बताते हैं, मोनेरेले 4 बताते हैं, और हेनरी फ्योल ने 14 नियम भी बताए। और इसमें मैक्स वेबर भी जुड़े हुए हैं, फ्रेडरिक टेलर भी जुड़े हुए हैं, तो जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया था, वो भी परंपरागत सत्ता से संबंधित हैं। तो आपसे कोई पूछे नौकरशाही का सिद्धांत कौन से सत्ता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो परंपरागत सत्ता से। तो नौकरशाही का सिद्धांत भी यहीं से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। इसके समर्थक कौन है ये भी ध्यान रखना है। परंपरागत सत्ता के सिद्धांत के अनुसार सत्ता कहाँ निहित रहती है, उच्च में निहित रहती है। बाकी इसकी विशेषताएं क्या है, पद सोपान, अनुशासन, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, आदेश की एकता, निर्देश की एकता। आदेश की एकता का मतलब और निर्देश की एकता का मतलब, आदेश की एकता का मतलब तो है कि हमें जस्ट अपने ऊपर वाले अधिकारी के आदेश की पालना करनी चाहिए। यानी कि एक कांस्टेबल का, एएसआई का दायित्व है वो एसएचओ के आदेशों की पालना करे, वो एसपी से डायरेक्ट बात ना करे, ठीक है। तो उसको जो भी अगर एसपी साहब पूछे भी तो उसने कहा हो कि एसएचओ साहब ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, आपको जो भी कहना है फिर आप उनसे कह दीजिए सर। तो इतना है। ये तो क्या है, आदेश की एकता। निर्देश की एकता का मतलब चीफ हेड होगा, जैसे राजस्थान पुलिस का डीजीपी एक ही है, तो वो वाली स्थिति है, तो निर्देश की एकता। तो सिंपल सा है, ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। तो नौकरशाही इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये थिंकर भी लूथर गुलिक, विक, मोनेरेले, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। अगला हम सिद्धांत पर आते हैं। जो सत्ता का सिद्धांत है वो स्वीकृति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता अधीनस्थ में निहित रहती है। किस में निहित रहती है, अधीनस्थ में। तो ये कहता है स्वीकृति का सिद्धांत। ये लोकतांत्रिक ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं लोकप्रिय पर सत्ता के निकट हो जाता है। ये कहते हैं सत्ता अधीनस्थ में निहित रहती है। तो बेसिकली मान्यताएं भी ज़्यादा ध्यान किस पर देता है, संचार पर, सहभागिता पर, नेतृत्व पर और अभिप्रेरणा पर। ये कहता है किसी पर आदेश और पदसोपान अनुशासन नहीं। आदमी अच्छा प्राणी है मूलतः, नकारात्मक प्राणी नहीं है। ये तो मनुष्य को नकारात्मक प्राणी मानता है परंपरागत सत्ता का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत कहता है मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, इसलिए मानव में हमें नियंत्रण पर बल नहीं देना चाहिए, उच्च अधीनस्थ की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सहभागिता की बात करनी चाहिए, अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की बात करनी चाहिए। मनुष्य तो अपने आप ही कार्य करता है, अपने आप ही अनुशासन के नियमों पर मान लेता है, अपने आप सामाजिक संबंध के माध्यम से समस्याओं का निदान कर लेता है। तो ये जो है स्वीकृति का सिद्धांत, ये संचार, सहभागिता, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, इन नियमों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कहता है संगठन में जब ऐसे नियम रहेंगे तो सत्ता कहीं ना कहीं बनी रहेगी अधीनस्थ में, और सब विकास ही विकास हो जाएगा। इससे जुड़े हुए विद्वान हैं स्वीकृति सिद्धांत से चेस्टर बर्नार्डे, हर्जबर्ग, फ्रांसिस लिकर्ट। तो ये ध्यान में रखना है। मैकग्रेगर भी इधर ही आएंगे, मैकग्रेगर आपको और लिखना है तो मैकग्रेगर भी इधर ही हैं। फिर अब्राहम मैस्लो, वो भी इधर ही हैं स्वीकृति के सिद्धांत में। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने आवश्यकता पद सोपान का नियम दिया था। तो बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे स्वीकृति सिद्धांत में आस्था रखते हैं। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बेसिकली है चेस्टर बर्नार्डे। चेस्टर बर्नार्डे क्या कहता है वो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किताब लिखी थी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। कौन सी किताब लिखी थी, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938 में लिखी थी। इस किताब में ये उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना देते हैं। कौन से देते हैं, उदासीनता का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंसेस। अभी अगली पीपीटी किट में आपको उससे भी देखा हुआ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना देते हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में। तो ये कहते हैं कि सत्ता तो अधीनस्थ में रहती है, लेकिन उदासीनता के क्षेत्र के कारण
सत्ता का प्रयोग उच्च कर जाता है, क्योंकि उच्च अधीनस्थ के मध्य अधिकार व शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता। इसी अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए उच्च सत्ता का प्रयोग कर जाता है। ऐसा किसने कहा था? चेस्टर बर्नार्डे ने कहा था कि सत्ता किसमें निहित रहती है? अधीनस्थ में, लेकिन प्रयोग कौन कर जाता है? उच्च। क्यों कर जाता है? क्योंकि उच्च अधीनस्थ के मध्य अधिकार शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता। जैसे सिंपल है कि संगठन में भाई कलेक्टर साहब के कार्य क्या हैं, एसडीएम साहब के कार्य क्या हैं, अब इनका कहीं भी स्पष्ट विभाजन नहीं है, इसलिए कई बार कलेक्टर साहब कहते हैं ये तुम्हारा ही दायित्व है, या बेसिकली आम जनता से कह देते हैं ऐसा नहीं, ऐसा ही दायित्व है। तो इस कारण से क्या है, सत्ता का प्रयोग उच्च कर जाता है, ऐसा बेसिकली चेस्टर बर्नार्डे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहता है उदासीनता के क्षेत्र के कारण व्यवहार में क्या है, सत्ता का प्रयोग कौन कर जाता है? उच्च। तीसरा सिद्धांत संयुक्त सत्ता का सिद्धांत है। ये कहते हैं सत्ता का प्रयोग उच्च और अधीनस्थ दोनों मिलकर करते हैं, अधीनस्थ दोनों मिलकर करते हैं। इस सिद्धांत को दिया था एमपी फॉलेट ने, एल्टन मायोवी का समर्थन करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, सत्ता का सिद्धांत पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो हम देखते हैं सत्ता के तीनों सिद्धांत के बाद। अब चेस्टर बर्नार्डे पे मैंने बताया जैसे कि वो ध्यान रखना है। चेस्टर बर्नार्डे की किताब कौन सी है? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन सी उदाहरण देता है? उदासीनता के क्षेत्र की, जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की। मैंने पहले बता भी दिया, दोबारा सुन लीजिए अगर आपको दिक्कत आती है तो। उदासीनता का क्षेत्र क्या है? क्या कहता है चेस्टर बर्नार्डे? सत्ता अधीनस्थ में निहित रहती है, लेकिन उदासीनता के क्षेत्र के कारण इसका प्रयोग कौन कर जाता है? उच्च व्यवहार में। क्यों कर जाता है? क्योंकि वास्तव में उच्च अधीनस्थ के मध्य शक्तियों का, अधिकारों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता। तो उदासीनता का क्षेत्र क्या है? अधिकार शक्तियों के स्पष्ट विभाजन का अभाव। तो ये बेसिकली उदासीनता का क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब बेसिकली हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रभुसत्ता पर, संप्रभुता पर। वास्तव में कहते हैं संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के कारण कि राज्य सर्वोच्च होता है। क्या होता है? सर्वोच्च। संप्रभुता के कारण ही क्या होता है? राज्य सर्वोच्च होता है। तो सारी शक्तियां राज्य में निहित होती हैं, वो संप्रभुता के कारण ही निहित रहती हैं। लेकिन संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं, एक एकलवादी सिद्धांत, एक बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत तो ये मानता है संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है और संप्रभुता के कारण राज्य सर्वोच्च रहता है। और एकलवादी सिद्धांत की तीन शाखाएं भी हैं, कानूनी शाखा, राजनीतिक शाखा, लोकप्रिय शाखा। इन तीनों शाखाओं में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे हम प्रभुसत्ता का विश्लेषण अलग से एक वीडियो में करेंगे। आप तनाव नहीं लेना कि प्रभुसत्ता यहीं पे खत्म हो रही है, नहीं, यहाँ पर हल्का सा आया है तो मैं बस बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, बाकी उस पर 2-3 वीडियो बनेंगी, आप तनाव नहीं लेना। तो एकलवादी सिद्धांत बेसिकली क्या कहता है कि कानूनी प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, एकलवादी प्रभुसत्ता के 3 रूप हैं। तो कानूनी प्रभुसत्ता वाले कहते हैं संप्रभुता राज्य में निहित है, लेकिन प्रयोग कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका। ऐसा ये कहते हैं। क्या होता है कानूनी प्रभुसत्ता के अनुसार? क्या? संप्रभुता राज्य में निहित रहती है, प्रयोग कार्यपालिका करती है। तो इसके समर्थक तो हैं होब्स, बोंदा, ऑस्टिन, ऐसे विचारक। दूसरी ओर राजनीतिक प्रभुसत्ता कहती है संप्रभुता राज्य में निहित है, लेकिन प्रयोग कौन करता है? संसद। ये संसद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्रयोग संसद करती है प्रभुसत्ता का। इसके समर्थक लोक, लिकोक, डाइसी हैं। तीसरी लोकप्रिय प्रभुसत्ता है जिसकी रूसो बात करते हैं। ये कहते हैं कि संप्रभुता राज्य में निहित है, लेकिन प्रयोग जनता करती है। ये वाले तो जो सत्ता की अवधारणा है वो राजनीतिक प्रभुसत्ता के निकट है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जन सहमति पर आधारित है, तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करना। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर मैं बहुलवादी प्रभुसत्ता भी बताता हूँ। बहुलवादी तो कह देते हैं समाज में अनेक समुदाय रहते हैं, राज्य में अकेले सत्ता निहित नहीं होनी चाहिए, सत्ता विभिन्न समूहों में बटी होनी चाहिए। वो तो सत्ता को बांटने की बात करते हैं। एकलवादी तो खाली कहते हैं सत्ता किस में निहित है? राज्य में। और बहुलवादी क्या कहते हैं? सत्ता क्या होनी चाहिए? विभिन्न समूहों में बटी होनी चाहिए। समाज में क्या होते हैं? अनेक समुदाय। सभी समुदाय कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं, इसलिए सत्ता, संप्रभुता विभिन्न समूहों में बटी होनी चाहिए। तो बहुलवादी के समर्थक तो मैं बता देता हूँ, गियरके, मैटलैंड, बार्कर, लास्की, मैकाइवर, नाम सुना होगा आपने।
लास्की, मैकाइवर, तो इस श्रेणी के जितने विद्वान हैं वो सब बहुलवाद की समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सत्ता की अवधारणा राजनीतिक पुरुषत्ता से थोड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि वेदता भी शक्ति में सम्मिलित होनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं आता है। तो ये पूरा विश्लेषण आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं कि भाई आगे इसमें क्या देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं कि जो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सत्ता से संबंधित, इनको भी देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मित्रों कि पहला तो मैं बोल रहा हूँ, आपको स्पष्ट होना चाहिए क्या। पहला है उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना, यानी कि जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? लूथर, गुलिक, उर्विक, चेस्टर बर्नार्डे, एमपी फोलेट। तो किसने किया? मैंने बताया था आपको, चेस्टर बर्नार्डे अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या करते हैं कि बेसिकली चर्चा करते हैं किसकी? उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। और ये एक उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना कहती है कि वैसे तो सत्ता अधीनस्थ में निहित रहती है, लेकिन उदासीनता के क्षेत्र के कारण कि सत्ता का प्रयोग कौन कर जाते हैं? उच्च लोग कर जाते हैं। उदासीनता का क्षेत्र का मतलब है अस्पष्टता, स्पष्टता का अभाव और अस्पष्टता, यानी कि उच्च और अधीनस्थ के मध्य है अधिकार शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं। तो चेस्टर बर्नार्डे इसका बेसिकली है। ये उच्च है, ये अस्पष्टता है और ये अधीनस्थ है। तो इस अस्पष्टता का लाभ उठाता है। तो ऐसा बेसिकली ये उदासीनता का क्षेत्र हो गया, स्पष्टता ही, इसी को कह देंगे उदासीनता का क्षेत्र। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जोन ऑफ इंप्रेशन, इसकी संकल्पना किसने दी थी? चेस्टर बर्नार्डे ने। कौन सी किताब में दी? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938। अब हम आगे चलते हैं। नौकरशाही की अवधारणा संबंधित है परंपरागत सत्ता से, कानूनी त्रिसंग सत्ता से, करिश्माई सत्ता से, उपयुक्त तीनों से। तो मैंने आपको बताया नौकरशाही कानूनी त्रिसंग सत्ता पर बल देती है। मैक्स वेबर ने भी ये बात कही थी और इसी आधार पर नौकरशाही का आदर्श मॉडल भी मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया था। मैक्स वेबर जर्मन विचारक थे, पूंजीवादी विचारक थे, मार्क्स की आलोचना भी करते हैं। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अगला देखते हैं मित्रों, सत्ता आदेश देने का अधिकार व उसको लागू कराने की शक्ति। कथन है हेनरी फ्योल का, हर्बर्ट साइमन का, कार्ल फ्रेडरिक का, ब्रेस्ट का। तो हेनरी फ्योल का ये कथन है, आपको ध्यान है। हर्बर्ट साइमन तो अधीनस्थों की स्वीकृति की बात भी करता है। कार्ल फ्रेडरिक ने कोई विशेष नहीं कहा और ब्रेस्ट ने भी शक्ति के बारे में कहा था। तो इसमें हेनरी फ्योल ही आंसर सबसे बेटर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ भी नहीं करना है। अब अगला है संयुक्त सत्ता का सिद्धांत के समर्थक हैं। तो मित्रों मैंने बताया था संयुक्त सत्ता के सिद्धांत के समर्थक एमपी फोलेट और एल्टन मेयो हैं। तो इसमें क्या क्या विकल्प है हमारे सामने? हेनरी फ्योल, उर्विक, चेस्टर बर्नार्डे, एमपी फोलेट। तो एक ही है इसमें, तो इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा एमपी फोलेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगला क्या है, हम अगला भी देखते हैं। सत्ता की अवधारणा संबंधित है कानूनी पुरुषत्ता से, राजनीतिक पुरुषत्ता से, लोकप्रिय पुरुषत्ता से, बहुलवादी पुरुषत्ता से। तो राजनीतिक पुरुषत्ता से संबंधित है, मैंने लास्ट में बताया भी था आपको कि पुरुषत्ता के बेसिकली दो सिद्धांत हैं और एक कौन सा? एकलवादी सिद्धांत, एक बहुलवादी सिद्धांत बताया था मैंने आपको अभी। तो आपको ध्यान भी रहना चाहिए, मैंने कहा था ना कि पुरुषत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है और इसके दो सिद्धांत हैं, एकलवादी और बहुलवादी। अब याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत याद रहे तो, नहीं तो मैं फिर आपको परेशानियां अनुभव नहीं करनी पड़े। एकलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित है। राज्य इसके कारण आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में क्या होता है? स्वतंत्र। आंतरिक क्षेत्र में क्या है? सर्वोच्च, और बाह्य क्षेत्र में क्या होता है? स्वतंत्र। फिर एकलवादी सिद्धांत की 3 शाखाएं हैं। इसी एकलवाद की शाखाएं जो हैं वो पुरुषत्ता के प्रयोग करने को लेकर है। ये बात तो मानती हैं कि संप्रभुता राज्य में निहित है, इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र। लेकिन राज्य तो अमूर्त है ना, राज्य तो पुरुषत्ता का स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए प्रयोग करने को लेकर एकलवादी सिद्धांत की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा कानूनी पुरुषत्ता का सिद्धांत है, दूसरी शाखा राजनीतिक पुरुषत्ता का सिद्धांत है, तीसरी शाखा जो है वो लोकप्रिय पुरुषत्ता का सिद्धांत है। पहली जो कानूनी पुरुषत्ता का सिद्धांत है वो बेसिकली कहती है संप्रभुता राज्य में निहित है, प्रयोग कौन करेगा? कार्यपालिका। दूसरी जो शाखा है राजनीतिक वाली वो कहती है कि संप्रभुता राज्य में निहित है, प्रयोग कौन करेगा? संसद। तीसरी लोकप्रिय वाली शाखा कहती है कि संप्रभुता राज्य में निहित है, प्रयोग कौन करेगा? जनता। तो ये तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और जो बेसिकली सत्ता है वो राजनीतिक
प्रभुसत्ता से संबंधित है। वो सत्ता का मेन महत्व संसद से ही है, कानून निर्माण से ही है, तो सत्ता का प्रयोग करने से, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बहुलवादी तो संप्रभुता के विभाजन की बात करते हैं। वो कहते हैं समाज में अनेक समुदाय होते हैं और सभी समुदाय व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं, इसलिए संप्रभुता अकेले राज्य में निहित नहीं होनी चाहिए, विभिन्न समुदायों में बटी होनी चाहिए। गर्के मैटलैंडा को बहुलवादी संप्रभुता का जनक माना जाता है। लास्की, मैकाइवर, बार्कर, सर हेनरी मैन जैसे विद्वान, लिंडसे, फिगिस, बहुत सारे बहुलवादी विद्वान हैं। हम प्रभुसत्ता के अलग से चैप्टर पर सारी बातें देखेंगे। तो मित्रों, हमने आज सत्ता का विश्लेषण किया। अब अगली वीडियो में हम वेदता पर चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप बार बार देखते जाइए इस वीडियो को और मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। कोई भी समस्या है तो हमारे समक्ष रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं वेदता पर। धन्यवाद।